आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हमारा दिल पूरी जिंदगी बिना रुके काम करता है, इसीलिए दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक अगर दिल की सेहत को दुरुस्त कर लिया जाए तो 75 साल से कम उम्र के लोगों को होने वाले 80% हार्ट अटैक और स्ट्रोक रोके जा सकते हैं। मोटापा, खाने पीने की गलत आदतें, एक्सरसाइज न करना और हाई बीपी, ये सभी दिल के लिए बेहद खतरनाक है। तो आज बात होगी दिल से जुड़ी बीमारियों की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर उपेंद्र कौल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184 पर। आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हार्ट से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र कौल, मैंने कहा जैसे आज हम बात करेंगे दिल की यानी कि हार्ट डिजीजेस की, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो दिल है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना अहम है, कितना ज़रूरी है उसका ख्याल रखना। दिल, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है जिसका फंक्शन है पूरे बॉडी को, सारे के सारे जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करना, और वो ब्लड सप्लाई 24 घंटे करना जी, कभी बीच में रुक नहीं सकता। अगर आप समझें कि दिल 2 या 3 मिनट के लिए आराम करने बैठ गया, थोड़ी नींद लग गई उसको, तो आप समझिए कि ब्रेन डेथ हो गई और इंसान ख़त्म। तो इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये, और हर मिनट में ये 5 से 6 लीटर तक ब्लड को पंप करता है, और ये ब्लड सारे जिस्म में जाता है, जिसके अंदर की ब्रेन की सप्लाई, लिवर की सप्लाई, किडनी की सप्लाई, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि इस दिल को कौन खुराक देता है? तो इस दिल को जो खुराक देता है, कुछ आर्टरीज होती हैं जो कि दिल के अराउंड रैप करती हैं और पूरे दिल के मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देती हैं। और अगर इन आर्टरियों के अंदर किसी तरीके से ब्लॉक आ जाए, चर्बी जमा हो जाए, रुक जाए, तो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर एकदम से रुक जाए ब्लड तो हार्ट अटैक होता है, जिसका एक अहम कारण या अहम वजह होती है कि ब्लड क्लॉट, एक चर्बी हार्ट की आर्टरी के अंदर जमा हो और वहाँ पर एकदम से खून जम जाए, तो ब्लड जाना, खून जाना, रक्त जाना उस आर्टरी में रुक जाता है, और वो वाला हिस्सा हार्ट का बिल्कुल बेकाम हो जाता है। जी डॉक्टर उपेंद्र, हम और भी बात करेंगे दिल से जुड़ी हुई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तुगलकाबाद से, मोहम्मद शमीम। हेलो 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 जी शमीम, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल, हमारे एक रिलेटिव जो है उनको हमने बुला, की हार्ट प्रॉब्लम है, वो उनके सीने में दर्द होता है जी। हाँ, तो यही मैं पूछना चाहता था कि जैसे चेकअप वगैरह कराने के लिए तो कितने पैसे लगेंगे? अच्छा, और आज है या कल हो सकता है, क्योंकि उनको हमने गांव से बुलवाया है। जी जी। तो जैसा कि मैंने सुना कि आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं उनको दर्द होता है, वे दर्द अगर उनको चलने पर होता है और रुकने पर ठीक हो जाता है, खाना खाने के बाद चलने पे ज़्यादा होता है, या ये दर्द जो है उसके साथ सांस फूलती है, या उस दर्द के साथ थोड़ा पसीना आता है, तो फिर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका हार्ट में खून की कमी हो रही है, क्योंकि जब इंसान चलता है या हार्ट को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अगर उसकी नस के अंदर ब्लॉकेज है तो वो खून बढ़ नहीं सकता, और वो बढ़ नहीं सकता तो उसको ये सिम्टम होते हैं। तो ऐसे मरीज़ को, जिसको कि बहुत ही कम चलने पे अगर ऐसा होता है, तो जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाके, जहाँ की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, वहाँ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर वो डॉक्टर समझते हैं कि इसमें एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन करानी चाहिए, और एंजियोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम निकले तो आजकल एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, ये बहुत ऐसे मरीज़ों में जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, तीनों नसों में ब्लॉकेज है, डिफ्यूज़ ब्लॉक है, तो कई बारी बाईपास सर्जरी होती है। और अगर ये दर्द या ये तकलीफ़ किसी और वजह से है तो फिर उसको और
दवाइयाँ देते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस वजह से है, तो उस वजह की फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। जी डॉक्टर साहब, आम तौर पर जो दिल के मरीज हैं जिन्हें कोई हार्ट डिजीज़ है, अभी तक उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है, तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहला सिम्टम तो जैसा कि इन्होंने अभी भाई साहब ने जो बताया कि इनके मरीज़ को चलने में दिक्कत होती है, तो चलने में बीचों बीच सीने के अगर लगता है कि दबाव सा पड़ रहा है, दर्द नहीं होती एक्चुअली, एक फीलिंग होती है जैसे कि कोई दबा रहा है, कोई दबोच रहा है, और ये जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और अगर वो धीरे चलता है तो ठीक हो जाता है, सीढ़ी चढ़ता है तो ज़्यादा हो जाता है, किसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें कि गुस्सा आता है, जिसमें कि हार्ट रेट या पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हार्ट पर भी असर ज़्यादा पड़ता है, तो ये सिम्टम ज़्यादा होता है। तो ये शुरुआत के सिम्टम होते हैं, शुरू में वो काफ़ी चलने के बाद होते हैं, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है तो कम चलने पे होती है, और एंड में तो कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे ही हो जाती है। अच्छा। तो ये लक्षण होते हैं एंजाइना के। लेकिन अगर यही लक्षण, इसी किस्म के सिम्टम्स बैठे बैठे हों और 15-20 मिनट से ज़्यादा ये दिक्कत रहे और ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एंजाइना के किस्म की दर्द थी हार्ट अटैक में तब्दील हो रही है। और इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी उसका इलाज किया जाए। फ़ौरन उसको ऐसी फैसिलिटी में ले जाना चाहिए जहाँ की ईसीजी हो, और ईसीजी एक सिंपल वाइडली अवेलेबल तरीका है जिससे कि हार्ट अटैक का डायग्नोसिस होता है। और अगर वो ईसीजी बता रहा है कि हार्ट अटैक है, तो जिसको हम कहते हैं गोल्डन आवर, पहला घंटा हार्ट अटैक के बाद अगर उसका ठीक से इलाज किया जाए, वो आर्टरी जो है किसी तरीके से खोली जाए, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्लड डिज़ोल्व हो जाता है, जिनको कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कहते हैं या फाइब्रोलिटिक एजेंट्स कहते हैं, उनको नस में इंजेक्ट करें तो 50% 60% में तो घुल जाता है। और अगर मरीज़ की एंजियोग्राफी जल्दी से जल्दी हो सके, वो ऐसी फैसिलिटी में हो कि 1 घंटे के अंदर उसकी एंजियोग्राफी हो सके, तो उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। लेकिन जिन मरीज़ों में फार्माकोलॉजिकल तरीके से आर्टरी खोली गई है, उनको भी विदिन 24 आवर्स, इवन इफ अगर उनके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, तो ऐसी फैसिलिटी में जाना चाहिए कि जहां एंजियोग्राफी हो सके। और इसको कहते हैं फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट की, दवाई के बाद फिर एंजियोप्लास्टी। उसके रिजल्ट्स भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, फॉरेन एंजियोप्लास्टी के बराबर होते हैं, और उसमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है। जी, हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं, क्या वो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं? नहीं, सिम्टम्स में तो कोई फ़र्क नहीं होता। हालांकि कहा जाता है कि फीमेल्स में कई बार सिम्टम थोड़े से एटिपिकल होते हैं। अच्छा। दूसरी ये बात होती है कि फीमेल्स की प्रेजेंटेशन कई सोशल वजहों की तरह से, कुछ फैमिली रीजंस की तरफ से प्रेजेंटेशन देर से होती है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो कहते हैं जी ये औरतों में तो होती नहीं है प्रॉब्लम, कुछ और होगा, गैस होगी, टेंशन होगी, तो उसकी वजह से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे ऐसे वेस्ट हो जाए, और बाकी सिम्टम्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होती। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो कि दोनों मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, 30% जो पेशेंट्स हैं हार्ट अटैक के, उनको डायबिटीज़ होती है। अच्छा। डायबिटीज़ के अंदर नर्व्स में कुछ ऐसी फ़र्क आ जाती है कि हार्ट अटैक साइलेंटली हो सकता है। मतलब वो क्लासिकल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि दर्द होती है, भिचन होती है, हेवीनेस होती है, वो कई बार नहीं होती और अजीब सा सिम्टम होता है। सो अगर किसी ऐसे मरीज़ को एकदम से कमज़ोर हो जाए, पसीना आना शुरू हो जाए, कुछ ऐसे सिम्टम्स हों क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और उसमें रिस्क फैक्टर्स हों, डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, पहले एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम, तो उसमें भी आसपास में जो लोग हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं हार्ट अटैक ना हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, शेख संजीद अहमद। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे थोड़ा मगर इस पर ऐसे जैसे करा है। जी फिर से बताएं। जी, दोबारा दोहराएं, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे मतलब थोड़ा जो ये चर्बी जैसी है, मतलब पेट में कुछ मोटा जैसा दिख रहा है, ये चर्बी जैसी चली है।
समझ गया कि आप कह रहे हैं कि आपको मोटापा है और आपको लगता है कि पेट में चर्बी जमा है पेट के इर्द गिर्द। जी। तो ऐसा है कि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर होता है। जो लोग ओबीस होते हैं, जिनका वेट और ज़्यादा होता है, जैसे कि कोई 5 फुट 5 इंच का इंसान हो और उसका वज़न 80 किलो हो, 90 किलो हो, तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और उसका अगर हम वेस्ट का माप लिया जाए, वेस्ट हिप रेशो हो, वो एबनॉर्मल होती है। तो ऐसा ये एक रिस्क फैक्टर होता है। तो नंबर 1, अगर आपने नोटिस किया है कि आपको ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी का तो ठीक करना चाहिए। और ओबेसिटी को ठीक करने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, रोज़ दौड़ लगाई जाए। कश्मीर में सर्दी है आजकल, तो अगर आप दौड़ लगाएंगे तो सर्दी भी कम होएगी, आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा खाने पीने के अंदर जो है, हम लोगों को, मैं भी कश्मीर से हूँ इसलिए मैं ज़्यादा पता है आपके बारे में कि गोश्त खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए। और आजकल सर्दी के अंदर तो हरिसा होता है, हरिसा इज़ फुल ऑफ फैट, तो वो चीज़ें कम करनी चाहिए। सुबह अगर एक रोटी और जैसे हमारे ट्रेडिशनली कहवा पिया जाए या वो नमकीन चाय पीते हैं वो पी जाए, उसमें नमक थोड़ा कम रखा जाए, और एक्सरसाइज की जाए, खाने में सब्जियां ज़्यादा खाई जाए। आजकल तो वो बात नहीं है जो कि आज से 25 साल पहले होती थी कि सर्दियों में सब्जियां नहीं मिलती थी। आजकल पूरी सब्जियां मिलती हैं जी। कई जगहों से आती हैं। तो उन चीज़ों पे अगर ध्यान रखा जाए, और हर महीने आप अपना वज़न चेक करिए। अगर वो वज़न 1 किलो या आधा किलो या 2 किलो कम नहीं हो रहा है, उसका मतलब आप जो कर रहे हैं उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है। इसके साथ में मेरे ख्याल में आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए, थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। कश्मीर में हाइपोथायराइडिज्म भी काफ़ी कॉमन है, और हाइपोथायराइडिज्म भी एक कॉज होता है ओबेसिटी का। और बाकी रिस्क फैक्टर देखने चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। ये सिंपल तरीके हैं, बट आलस छोड़ना चाहिए और ये टेस्ट कराने चाहिए। जी। असम से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, यासीन बेगम। हेलो हेलो हेलो, यासीन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है मुरादाबाद से। हेलो जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, मुझे मालूम करना है, 2011 में मुझे डॉक्टर साहब को कह रहे हैं हार्ट अटैक है आपको। तो मेरे जांच करवाई मैंने, तो उसमें 35% आया अटैक। अच्छा, दूसरी बात, मेरी एक किडनी है कुदरती एक किडनी है मेरी। और दूसरी बात, चर्बी बहुत है मेरे पेट में, काफी बड़ा पेट है और पेट भी ज्यादा बड़ा हुआ है। उम्र मेरी करीब 53 साल होगी। और दूसरी बात ये, वैसे मेरा कोई सांस वगैरह कोई नहीं फूलता और नहीं मुझे कोई दिक्कत। कभी कभार ऐसा होता है हल्की हल्की घबराहट सी होती है। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं समझ गया कि आपको 2011 में हार्ट अटैक हुआ था, और आपने बताया कि आपका हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 35% है, यही मैंने सुना। तो 35% इजेक्शन फ्रैक्शन तो हम कम इजेक्शन फ्रैक्शन मानते हैं। उसका मतलब कि हार्ट अटैक जो था बड़ा हार्ट अटैक रहा होगा, जिससे कि हार्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो डैमेज हो गया है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 100% नहीं होती, 50, 55, 60 ऐसे होती है। तो 35% कम है। किसी पर की भी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 40 से कम हो, हम उसको लो इजेक्शन फ्रैक्शन मानते हैं। और इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं। मुझे यकीन है कि आपको वो दवाइयाँ आपके डॉक्टर दे रहे होंगे। उसमें 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं। एक ग्रुप है एस इनहिबिटर्स का, जैसे एनालप्रिल, बीटा ब्लॉकर होता है, और ये 2 दवाइयाँ, और कोई एक डायरेटिक होता है एल्डेक्टॉन का नाम का, स्पायरनोलेक्टॉन। ये इस किस्म की दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर साहब से, जो भी आपको इलाज कर रहे हैं, उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि इन ग्रुप की दवाइयाँ मुझे मिल रही हैं क्या। इनसे ये फ़ायदा होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन और कम नहीं होती और बढ़ती भी। और आजकल एक नई दवाई निकली है पिछले 3-4 साल में, जिसको सेक्यूबेट्रिल वेल्सार्टन कॉम्बिनेशन कहते हैं, वायमाडा एजमाडा के नाम से आती है। वो इन बाकी दवाइयों से ज़्यादा मुफीद है, और उससे देखा गया है कि इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना तो बंद हो ही जाता है, लेकिन बढ़ने का भी चांस आता है।
तो ये तो हो गई दवाइयाँ। उसके अलावा जो आपने बताया कि परहेज़ तो आप कर रहे हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर तो हैं आप में, आप कह रहे हैं कि मोटापा बहुत है। तो मैंने जो अभी अपने पिछले मरीज़ जो हमारे भाई साहब ने श्रीनगर से या कश्मीर से फ़ोन किया, उनको जो तरीके बताए पेट कम करने के, खाने पीने के, चलने फिरने के, एक्सरसाइज करने के, किस किस्म का खाना खाना चाहिए, वो जो बताया वो आपको करना चाहिए। और पीरियोडिकली इकोकार्डियोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता जाता है, 30% से कम होता है, तो ऐसे मरीज़ों को फिर सडन कार्डियक डेथ का खतरा होता है। और फिर उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें इजाज़ हुई हैं, जैसे कि पेसमेकर जैसी एक डिवाइस होती है जिसको कि ICD कहते हैं, इंट्राकार्डियक कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो वो अगर ऐसी बात हो तो शॉक दे देता है। जैसे कि आप देखते होंगे कई जगह एयरपोर्ट्स पर या कई रेलवे स्टेशंस पे शॉक लगाने की मशीन्स होती हैं, लेकिन वो बड़ी होती हैं, जो मिनिएचराइज्ड होती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों में मेरे ख्याल में आपको रेगुलरली आपके शहर में जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हों, जो कि ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट हों, उनके पास जाना चाहिए। पीरियोडिकली हर 6 महीने में, साल में इलाज करना चाहिए। और अगर सांस वगैरह ज़्यादा फूलती है तो थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। तो ये मेरी कुछ हिदायतें रहेंगी। जी, एक कॉलर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, रविंदर। हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है जी। जो हार्ट बीट होती है ना, मेरी हार्ट बीट करीबन 20, 25, 30, 35 साल से 60 और 67 के बीच रहती है। अच्छा। तो कभी कभी एकदम बढ़ जाती है, 100 तक जाती है कुछ सेकंड के लिए या 20-25 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है धीरे धीरे। फिर मेरा हार्ट रेस्ट टू 60 रहता है ऑलवेज। और मुझे थोड़ा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, और मैं 5-6 महीने से रोज़ोवास्टाइन 5 खा रहा हूँ एक दिन को। जी हाँ, ये डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं समझ गया आपके सवाल। एक तो आपकी जो एक जहन में परेशानी है कि आपकी नब्ज़ जो है, या नब्ज़ और हार्ट रेट तो एक ही बात होती है, 60 रहती है। 60 तो मैं समझूंगा कि अच्छी पल्स रेट है। इनफैक्ट आजकल तो ये अनुमान या आजकल ये खबर आ रही है कि जिनकी नेचुरली, दवाई से कम नहीं, अगर नेचुरली किसी की हार्ट रेट थोड़ी कम रहती है, 50, 55, 60 रहती है, और दौड़ लगाने पे भी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, तो उनकी लाइफ इंश्योरेंस डेटा के हिसाब से उनकी जो उम्र होती है ज़्यादा होती है बनस्बत की ऐसे लोग जिनकी की हार्ट रेट हर वक्त 80-90 रहती है। अच्छा। और इसका ये लॉजिक है कि अल्लाह ने हमको इतनी बीट्स दी हुई हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर वो हार्ट बीट्स आप 50 साल में ही ख़त्म कर लो, तो 50 में वही हार्ट बीट्स अगर 80 साल में करो तो लो हार्ट बीट होना कोई ऐसी खास बात नहीं है। मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है। और यूजुअली हो सकता है कि आप एथलीट हों, हो सकता है कि आप रोज़ खूब एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं उनकी भी हार्ट बीट कम होती है। ये एक अच्छा असर है। कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाना मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ शक है कि मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आजकल 24 घंटे की एक मॉनिटरिंग का होल्टर मॉनिटर लगाइए, उसमें 24 घंटे की हार्ट बीट आ जाएगी। भाई सोते में कितनी होती है, दौड़ने में कितनी होती है, कभी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होती, आपको कोई सिम्टम्स तो है नहीं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, अब ये नहीं बताया आपने कि कितने ज़्यादा हैं। ऐसा समझा जाता है कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स 200, 250 तक भी हों तो उसमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, हो सकता है कि आपका LDL कोलेस्ट्रॉल भी 100 से ज़्यादा है, इसीलिए आपको रोज़ोवास्टैटिन दी गई है बहुत ही कम डोज में, 5 मिलीग्राम तो मिनिमम डोज होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है किसी वैलिड रीज़न के लिए कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और LDL कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो आप लेते रहिए। लेकिन इसके अंदर लाइफस्टाइल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज करना, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना, रोटियां, आलू, ऐसी चीज़ें ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती हैं। ये मट्ठी, पकौड़े, ये चीज़ें भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती हैं। तो इन चीज़ों को कम करके उसके बदले में उसी खर्चे में आप कुछ फल खा लीजिए। अब जम्मू कश्मीर से हैं, सेब खाइए, नाशपाती खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए, 2-4 बादाम खाइए, 5-6 अखरोट खाइए।
तो ये हार्ट हेल्दी चीज़ें हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर कौल, आपसे और भी बातें करेंगे हार्ट डिजीज़ से जुड़ी हुई। डॉक्टर कौल, जैसे आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ की, तो अगर हम आजकल की बात करें तो हर दूसरे इंसान को हार्ट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी का ब्लॉकेज सुनने में आता है या फिर कोई ना कोई डिजीज़ होती है। तो ये वजह क्या है, इतने सारे हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं? आपका सवाल जो है बहुत ही टॉपिकल सवाल है। साउथ एशिया की कंट्रीज़ जो हैं जिसमें हम भी हैं, तो वो एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। इन एरियाज़ के अंदर जहाँ की कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत होती थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म तो नहीं हुआ, काफ़ी कम हो गया। डायरिया, इन्फेक्शंस वो कम हो गए और उसके साथ साथ उनको रिप्लेस कर रही है कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, सॉरी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जो कि इनका अहम कारण होता है, अहम वजह होती है हार्ट अटैक की, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें मैं समझूंगा कि रैपिड अर्बनाइजेशन, लोग जो हैं गांव से ले कस्बों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, मजबूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सीकिंग आते हैं, उसके बाद जैसे उनकी गांव की ज़िंदगी थी वो नहीं है। वो सुबह निकलते थे, दौड़ के आते थे, हर चीज़ के लिए अपने आप काम करना पड़ता था। मुझे याद है हम अपने गांव में नदी पे जाके हाथ धो के आते थे। कपड़े धोने के लिए हमारी माता उधर जाती थी, वो नहीं। अब वॉशिंग मशीन है, सब वहीं पर है। गाड़ी है, मेहनत कम है। गाड़ी है, गाड़ी नहीं तो टू व्हीलर है। बाजार तक जाना है तो उसी के ऊपर बैठ के जाना है। हो सके तो अब दुकान के अंदर भी उसी के अंदर चले जाएंगे। ऐसे देखा है हमारे एम ब्लॉक मार्केट में, ऑलमोस्ट दुकान के अंदर चले जाते हैं। तो एक्सरसाइज कम हो गई। खाने पीने के अंदर बड़े लजीज चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। बाहर की जो चेन्स, जो मैकडॉनल्ड्स और ये सब जो अपनी चीज़ें थी सब यहाँ पर आ गई। वहाँ के जो मैकडॉनल्ड्स वगैरह है वहाँ पर अब वो सैलड्स बेचते हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी एजुकेशन आ गई है। तो वो सब चीज़ें यहाँ। सिगरेट पीना, तंबाकू का जो उपयोग है, यूज़ है, वो कम नहीं हुआ। वो उतना ही है, कहीं कहीं बढ़ भी रहा है कि फैशन है, उसने सिगरेट पी, हीरो ने तो हम भी पियेंगे। बाप ने सिगरेट पी तो बच्चा भी सिगरेट पीता है, उसको लगता है कि मैं उसी से ताकतवर होऊंगा। तो ये सब चीज़ें जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन और एक्विजिशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, दिस इज़ द लीडिंग कॉज, दिस इज़, ये अहम वजह है हार्ट अटैक्स में इजाफे की। और ये यंगर एंड यंगर एज में हो रहे हैं। कि ये भी देखा गया है इस ट्रांजिशन में, एक तो हमारे लोगों में हार्ट अटैक कम उम्र में होते हैं और उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि डिजीज़ जो है, ब्लॉकेजेस है, बहुत सीवियर किस्म की होती है। तीनों नसों के अंदर खूब ब्लॉकेजेस, कई बार हमने एनजीओ में देखा है। ये सब जो है एक वजह नहीं है, ये जो मैंने कई वजहें बताई, सब मिलने से ऐसी बात हो रही है। जी डॉक्टर कौल, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हार्ट डिजीज़ के साथ क्या लंबा जिया जा सकता है? बिल्कुल जिया जा सकता है। मैं तो ये समझूंगा कि ये मुबारक बात है कि आपको जल्दी उम्र में अगर पता चल जाए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, और अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट ए बिग हार्ट अटैक, तो आप उस किसी भी स्टेज पर अपना लाइफस्टाइल अगर बदलो, और जो दवाइयाँ आजकल कुछ ऐसी मुफीद दवाइयाँ हैं जिससे कि 30% तक मोर्टेलिटी कम की जा सकती है। वो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, लोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन और क्या कहते हैं एटोरवास्टैटिन। वो अच्छे डोज में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो आर्टरीज की ब्लॉकेजेस कम होती हैं, रिवर्स भी होती हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, इसका ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं हम लंबा जी सकते हैं। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज कंट्रोल करें। डॉक्टर कौल, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम जानकारी दी आपने और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगे डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी, जिनसे आप किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।